आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसकी जो मेन थीम है वो है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान की जो हमारी शिक्षा नीति है, जिसको हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं 2019, उसका केवल ड्राफ्ट आया हुआ है, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो अभी भी हम बात करें तो नवीनतम जो शिक्षा नीति है वो 1986 की ही है, और इसलिए इस संदर्भ में आपके लिए ये जो शिक्षा नीति है और आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की इस क्लास में हम कुछ जो सामान्य बातें हैं इस नीति की वो पढ़ेंगे, और जो मुख्य मुख्य जो सिफारिशें हैं इनकी या कहीं जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम और डिटेलिंग इसका करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है किनके कार्यकाल में ये आई थी। तो राजीव गांधी जी का चित्र आपको सामने दिख रहा होगा। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (NPE) is a policy formulated by Government of India to promote education amongst India's people। निश्चित है, और ये होता भी है कि अगर कोई भी कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या है, वो उस देश की जनता के हित के लिए ही होगा। ठीक है, ऑन पेपर तो कम से कम वो यही दिखाया जाता है कि वो देश के हित के लिए है। और क्योंकि राजीव गांधी जी जो थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में, पहली बात तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है, कई सारे इतिहासकारों का ये मत है, कई सारी ऐतिहासिक बातें आप पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर ही आपको मिलेगा कि इनका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था भारत की सत्ता में आने का या पीएम की जो कुर्सी थी वो संभालने का। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये संभाली तो जिम्मेदारी के साथ संभालने का प्रयास किया और ये पाया कि भारत के जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी भिन्नताएं उनमें हैं, और उन भिन्नताओं के आधार पर उनमें क्या है, एकीकरण नहीं है या इंटीग्रेशन उनमें नहीं है। तो इनका पहला उद्देश्य था कि हम कैसे इंटीग्रेशन ला सकते हैं अपने देश में। जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, जो जाति धर्म के आधार पर जो खाइयां खुदी हुई हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए एकमात्र जो साधन है या एक शस्त्र है वो केवल शिक्षा होता है। और ये मानते हुए इन्होंने ये चाहा कि हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जिससे कि ये जो खाई है अमीर गरीब के बीच की या जाति के आधार पर जो खाइयां खुदी हुई हैं, ये दूर हो जाए। हमारा जो साउथ इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हर धर्म की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को मानने वाले लोग जो है वो दूसरे संस्कृतियों के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, देश में एकीकरण तो नहीं हो पाएगा, और शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे हम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो ये नीति थी इसकी थीम रखी थी एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। समानता लाने के लिए शिक्षा है, शिक्षा पर हर किसी का समान अधिकार होना चाहिए। कोई अमीर व्यक्ति है तो वो शिक्षा ले ले आसानी से, और कोई गरीब है तो उसको शिक्षा ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तभी संभव है जब हम शिक्षा को संभवतः जितना हमसे प्रयास हो सकेगा हम उसको निःशुल्क करने का प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन अनिवार्य रूप से निःशुल्क वो की जाएगी, इस बात पर इन्होंने जोर नहीं दिया। ठीक है, तो पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। ये पॉलिसी जो है, ये नीति है, इसमें एक आरंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा, चाहे वो गांव क्षेत्र की हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो, सभी को शामिल किया गया है। तो ये कहें कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हर स्तर की, हर क्षेत्र की शिक्षा को शामिल किया गया, उनके संबंध में सिफारिश दी गई है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद द फर्स्ट एनपीई वाज promulgated in 1968 by the government of Prime Minister इंदिरा गांधी एंड सेकंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो पहली जो शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद आई थी, क्योंकि कोठारी आयोग की एक सिफारिश ये भी थी कि हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके बाद ही 1966 में कोठारी आयोग आता है, और 1968 में जो पहली शिक्षा नीति हमारी है वो लागू होती है, या कहें कि वो बन करके आ जाती है। लेकिन क्योंकि 1968 की जो शिक्षा नीति थी ये उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाती है, बिकॉज मैं कई बार पढ़ाते हुए आपसे कहता भी हूँ कि 1970 से लेकर के 1976 तक का जो काल था वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही एक
कहें कि डिसबैलेंस था, उसमें बहुत सारी कहें कि असमानताएँ थी, कई बार प्रॉब्लम्स रही, है ना? आप लोग पढ़ते हैं, अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा हो और बहुत सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं। यही कारण था कि 1976 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से जो नैतिक कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, वो भी उनका बोध कराने के लिए उनको संविधान में जोड़ा गया। बहुत सारी बातें थी, राष्ट्रपति से उसकी पावर्स कम कर ली गई, छीन ली गई, मतलब इस प्रकार की कई सारी बातें आपको, अगर आप ऐतिहासिक घटनाक्रम पढ़ते हैं हमारे देश का, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट में आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको ये जानने को मिल जाता है। ये कई सारे कारण थे कि 1968 की जो नीति थी, वो धरातल पर नहीं आ पाई, जिस कारण से साल बदला और 68 का हो गया 86 और 1986 में याद करने का तरीका है आप लोगों के लिए। 1986 आपको याद रहेगा तो याद रखिए पहली नीति कब आई थी, तो उसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है? 19 तो एज़ इट इज़ रहेगा, 86 को 68 कर लीजिए, इज़िली आपको लर्न हो जाएगा, राइट? तो जो 1968 की शिक्षा नीति जो थी, ये उतनी अच्छे से कारगर नहीं हो पाई, तो इस वजह से राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 1986 में एक नई शिक्षा नीति लाई गई। द एनपीई प्लेज स्पेशल emphasis on removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far. मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले भी कि इस शिक्षा नीति का जो पहला उद्देश्य था या प्रमुख जो फोकस था, वो इस बात पर था कि हम जो भी असमानताएं हैं, जो खाई है, जो दूरियां हैं, समाज के लोगों के बीच जो दूरियां बढ़ चुकी हैं, उसको कम करें और लोगों को एक दूसरे के पास लाएं और एकीकरण करें अपने समाज का, ठीक है? जिसके लिए इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज करने की आवश्यकता है, यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और वो अच्छे से पढ़ सके, राइट? और विशेषकर उस वर्ग को इस समय शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाने की बात कही, जो वर्ग अभी तक शिक्षा से वंचित किया गया था, है ना? इसी वजह से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, है ना? जिनको हम मानते हैं कि जो समाज से पिछड़ गए हैं वर्ग, उन वर्गों को शिक्षा में अ, अच्छे स्तर से कहें कि फ्री एजुकेशन और साथ ही साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला करके लुभाने का प्रयास किया गया, राइट? ताकि ये इनका जो स्तर है वो ऊंचा उठे और देश के विकास में इनका अपना योगदान आ सके। नीड्स ऑफ द पॉलिसी, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं थी और क्या आवश्यकताएं भविष्य में रहेंगी किसी एक नीति की, तो ये जान लेते हैं। कोई भी नीति भविष्य में आएगी या अभी जो नीति आई है या जो नीति आई थी, उन सभी में समान आवश्यकताएं लगभग देखी जाती हैं। कुछ परिवर्तनों के साथ सामाजिक परिवर्तन जब होते हैं तो आवश्यकताएं भी बदलती हैं। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये हर एक नीति में, हर एक आयोग में और हर एक समिति में ये पाया जाता है कि अगर शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा के गुणात्मक या कहें कि गुणवत्ता परक विकास में उसका योगदान होना चाहिए, ठीक है? तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना है एजुकेशन का। दूसरा है एनहेंसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, साक्षरता के प्रतिशत में या कहें कि साक्षरता की दर में विकास करना, यानी कि उसको बढ़ाना। चेकिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन, जो ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी से पढ़ते हैं, आईआईएम से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बट वो इंडिया से बाहर जाकर के जॉब करना पसंद करते हैं बिकॉज उनको सैलरी जो है वो इंडिया में उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारा जो भारत का जो इंटेलेक्चुअल मास है वो दूसरे देशों में जाकर के उन देशों के लिए काम कर रहा है, अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इनका ये मानना था कि हमें ये ब्रेन ड्रेन रोकने का काम करना है और हमें क्या करना है, अपने जो देश के नागरिक हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे अपने देश में सेवाएं लेनी है और देश की तरक्की में उनको सामने लाना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की गई थी इसमें, सॉरी सिफारिश नहीं, मतलब कि आवश्यकता देखी जा रही थी, है ना? इसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में जो अपव्यय हो रहा था, मतलब खर्च तो हो रहा है लेकिन किसी प्रकार का कोई कहीं की रिजल्ट नहीं आ रहा है, आउटकम नहीं आ रहा है और एक स्थिरता सी आ गई है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ नयापन नहीं आ पा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है ना?
तो उसको दूर करने का भी प्रयास करना है, ये भी एक आवश्यकता थी पॉलिसी के निर्माण के लिए। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। हर नीति, हर आयोग में ये बात कही जाती है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसमें कुछ नयापन आना चाहिए, आधुनिकता आनी चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। हाल ही में आपने एनसीएफ पढ़ा, एनकेसी पढ़ा, है ना, और आपने एनपीई 2019 भी पढ़ा, और सब में एक बात ये कॉमन थी कि करिकुलम में मॉडर्नाइजेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट या फिर कहें कि सुधार लाने की आवश्यकता देखी गई। प्रायोरिटीज क्या रही हैं? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है इसका, देखिए एब्रिविएशन होता है यूईई, यू फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, ई फॉर एलिमेंट्री, ई फॉर एजुकेशन। तो ये एब्रिविएशन जितने भी आपके टॉपिक्स में आते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है आपकी आरंभिक शिक्षा, और आरंभिक शिक्षा का वैश्वीकरण करने की आवश्यकता देखी जा रही थी। फिर envisaging free and compulsory education for all children up to the age of 14। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए फ्री यानी कि निशुल्क एवं कंपल्सरी यानी अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पर रखी गई है। emphasizing gender perspective in all aspect of planning, sensitizing the minds for furthering the goals of socialization, socialism, secularism and democracy। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो जेंडर पर ज्यादा फोकस करना है। हर तरफ से जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, किसी भी योजना का निर्माण करते हैं, तो उसमें कम से कम आपको महिला और पुरुष को समान प्रतिभाग करने के अवसर मिले, समानता का वहां पर क्या ध्यान आपने रखना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को, जिनको आप कक्षा कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उनको सामाजिकता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, पंथ निरपेक्षता के लिए और जनतंत्र के लिए उनके जो मस्तिष्क हैं उनको सेंसिटिव बनाना है, यानी कि हर बच्चे के अंदर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रहे, ठीक है, पंथ निरपेक्षता की भावना उसके अंदर रहे, अपने धर्म, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने समुदाय को श्रेष्ठ ना समझे, हर किसी को समान भाव से देखे। डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र में जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों का विकास अपने में कर सके, ठीक है, और उनका पालन करे अपने जीवन में। fostering research and development to ensure self-reliance in technology, re-emphasizing the place of common core curriculum with regard of India's common cultural heritage। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहे और खुद से जो है कि अपने भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग कर सके, अनुसंधान और विकास में अपना योगदान दे। इस प्रकार से बच्चे को हमने क्या करना है, तैयार करना है। बच्चा सिर्फ अकादमिक शिक्षा लेकर के सिर्फ एक सर्विस क्लास पर्सन बन के ही ना रह जाए, बल्कि उसके अंदर इनोवेशंस और कहें कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हमने करनी है, तभी शिक्षा में गुणवत्ता आ पाएगी, है ना। और इसके साथ साथ जो कोर करिकुलम होता है, स्पेशली जिसमें भारत के जो सांस्कृतिक विरासतें हैं और जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसका संरक्षण हो सके, राइट, जितनी भी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सके, छोटी छोटी जो फैमिली हैं, परिवार हैं, या जो साइंटिफिक जो इनकलकेशन है वो हो सके, इस प्रकार की हमने शिक्षा बनानी है। देखिए कि ताकि जो बच्चा है वो हर तरह से बन सके। इसको मैं एक शब्द में अगर समझा, एक वाक्य में समझाना चाहूँ, तो एक बच्चा है, उसकी सोच तार्किक होनी चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे का अपनी संस्कृति के लिए प्रेम होना चाहिए, अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए वो कार्य करे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अपने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको तर्क के आधार पर दूर करने का प्रयास करे समाज से, अपने वातावरण की सुरक्षा करे, उसका प्रोटेक्शन करे, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ क्या है, हमारे करिकुलम में सेट कर देना चाहिए, और ऐसे करिकुलम को हमने कोर करिकुलम बनाना चाहिए। कोर करिकुलम क्या होता है? एक ऐसा पाठ्यक्रम जो हर विषय को पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है ना।
जैसा आपने देखा होगा, जब आप अ, कभी बीटेक करते हैं या फिर आपके छोटे भाई-बहन बीटेक किए हों, आपने चलो बीएड ही किया है, हम बीएड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बीएड में आपने पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े होंगे जो हर बच्चा पढ़ता है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा आपका स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है वो। तो कोर करिकुलम वो होता है जो हर एक बच्चे के लिए पढ़ना अनिवार्य होता है, और अगर हर बच्चा अपने संस्कृति, अपने वातावरण, पर्यावरण, है ना, आदि के संबंध में पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो भविष्य में आकर के किसी भी क्षेत्र में जाए, वो उसके अंदर इनके प्रति क्या रहेगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ भावनाएँ अच्छी रहेंगी। सैलिएंट फीचर्स क्या है इसकी, विशेषताएँ क्या हैं, देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैव बीन डिनाइड फ्रॉम इक्वालिटी। बता चुका हूँ आपको इससे पहले की मैं स्लाइड में कि ऐसे लोग जो अभी तक जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, जिनको समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए शिक्षा में समान अवसर लाने का प्रयास करना, और जो भी कमियां हैं उसकी उनको दूर करना। Empowerment of women through education through provisions of vocational, technical and professional education at different levels। हमारे देश की, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, ठीक है। और कैसे एम्पावरमेंट करना, तो उसके लिए जो भी तकनीकी है, जो व्यावसायिक है, उस प्रकार की एजुकेशन को अलग अलग लेवल या अलग अलग स्तर पर क्या करना, सम्मिलित करना, शामिल करना, ठीक है। जैसे कि आपने जब बीएड किया होगा तो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जहां पर जेंडर एंड सोसाइटी वाले जो बुक होती है आपकी या पेपर होता है, उसमें आप ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से महिलाओं को प्रोविजन दिए गए हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, कौन कौन सी आईपीसी की ऐसी धाराएं हैं, सीआरपीसी की ऐसी धाराएं हैं जिनके माध्यम से महिलाएं समाज में सुरक्षित रह सकती हैं। सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हर स्तर पर पढ़ाई जाए, ऐसा ये मानना है इनका, ठीक है, इस शिक्षा नीति का। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट by providing incentives to poor families to send their children to school regularly till the age of 14 years। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं और ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, उनके बच्चों को विद्यालय में लाना और कम से कम 14 वर्ष तक के लिए उनको एक नियमित शिक्षा प्रदान करना, ये भी सिफारिश इस नीति में रखी गई है। और जिसके लिए उनको क्या किया जाए, कुछ इंसेंटिव्स दी जाए, मतलब कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाए। रिक्रूटमेंट फॉर टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, जो भी अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग हैं, वहां से एक नियत शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या रोल होगा, इसका रोल हमेशा से, चाहे कोई भी आयोग रहा हो, कोई भी नीति रही हो, केवल एक ही रहा है, और वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट का। और किसका वो ऑलराउंड डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है वो हमेशा क्या रहा है, प्राथमिकता में रहा है शिक्षा की। कल्चर एसिमिलेशन, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशन एट एवरी लेवल, creating self-sufficiency and searching new areas of development, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है, शिक्षा की भूमिका है किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, संस्कृति के संरक्षण और उसके विस्तार में, जनतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए।